शत्रु करे जिसका अंतिम सांस तक बखान, नतमस्तक था जिसके आगे सुल्तान, जिसकी वीरता बनी घर घर की आन और जीत थी उसकी शान। वो है वीरों का वीर महान, वो है दिल्ली का महाराजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं। वे एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे जो सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में ही मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं कवि चंद बरदाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान राशों में ये भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों व हाथियों को नियंत्रण करने की विद्या में भी निपुण थे। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपसे छुपाई गईं। भारतीय इतिहास के महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मन्नतों के बाद जन्मे थे। वहीं उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज्य में ही साजिश रची जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम साबित किया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। यह एक ऐसी विद्या थी जिसे काफी प्राचीन काल में भारत के कुछ राजा ही जानते थे, और ये वो राजा जानते थे जब सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म अस्तित्व में नहीं था। परंतु पृथ्वीराज चौहान को युद्ध कला सीखने का इतना शौक था कि उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो इसे सीखने के लिए व्याकुल हो उठे। तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी। तब उनके गुरु ने कहा कि ये विद्या केवल एक जंगल के कबीलों को पता है, पर वे किसी को इसे नहीं सिखाते और उन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि इस विद्या में आंख बंद करके केवल आवाज पर ही निशाना साधा जाता है, और ये निशाना बारीक से बारीक आवाज को सुनकर लगाना होता है, और निशाना एक बार में ही लगाना होता है क्योंकि दूसरा मौका ना के बराबर मिलता है। और ये विद्या पृथ्वीराज चौहान के वक्त किसी भी राजा को नहीं आती थी, और पृथ्वीराज चौहान इसी को सीखने की जिद पकड़ बैठे थे। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान ने इस विद्या को सीख ही ली, और इस विद्या को सीखकर वे लगभग हर विद्या को सीख चुके थे। वे कद काठी में बहुत लंबे चौड़े थे। कहा जाता है कि वे जिस तलवार से लड़ा करते थे उसका वजन 80 किलो का हुआ करता था, जिससे वे अपने दुश्मनों को बुरी तरीके से परास्त कर दिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था, क्योंकि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के एक सिंह को मार डाला था। बचपन से ही चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे मित्र थे, जो उनके भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद बरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली में वर्तमान में पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मौत हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की।
जिसके तहत 1166 में उनके नाना आनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए कई कार्य किए और इसके विस्तार के लिए कई अभियान चलाए और वे एक वीर योद्धा और लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बन चुकी हैं। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वहीं जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छिपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर बैठे। वहीं दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता और राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला किया। वहीं इसी दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयोगिता का स्वयंवर होना था। वहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रभुत्व हो, इसलिए उन्होंने राजा जयचंद का विरोध भी किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्होंने न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगा दी। वहीं पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चालाकी को समझ गए और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। बता दें कि उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वह अपने स्वयंवर में जिस भी व्यक्ति के गले में हार डाल देती वो उसकी रानी बन जाती थी। वहीं स्वयंवर के दिन जब कई बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के लिए पहचाने जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए, वहीं स्वयंवर में जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नजर जब द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वारपाल बने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हार डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वहीं पृथ्वीराज अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली में चले गए। इसके बाद राजा जयचंद गुस्से से आग बबूला हो गए और इसका बदला लेने के लिए उनकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उनकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रहे। जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सके। हालांकि इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 500 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों की सेना का भी खास महत्व था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इस विशाल सेना की वजह से न सिर्फ कई युद्ध जीते, बल्कि वे अपने राज्य का विस्तार करने में भी कामयाब रहे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए, वैसे वैसे वे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने राज्य में अपनी कुशल नीतियों के चलते अपने राज्य को विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। वहीं पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, क्योंकि गौरी से युद्ध किए बिना
पंजाब पर शासन करना पृथ्वीराज चौहान के लिए नामुमकिन था। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशालकाय सेना को लेकर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार स्थापित किया। परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हमला किया तब पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया और इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी से वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया और बाद में मोहम्मद गौरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यह युद्ध सरसिंघ किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी एक के बाद एक 17 युद्ध हारता गया, पर हर युद्ध के बाद वो पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लेता था। वो कहता था कि अगर पृथ्वीराज उसे माफ कर देते हैं तो वो समझेगा कि अल्लाह का दीदार उसे पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुआ, क्योंकि अल्लाह हर गलती को माफ कर देता है। लेकिन अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी का मन प्रतिशोध की भावना से भर गया था। वहीं जब संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उसने मोहम्मद गौरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का षड्यंत्र रचा। और इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से हमला किया। वहीं जब इस हमले में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी थी, लेकिन स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह जयचंद के धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का संहार कर दिया। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद बरदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, पंजाब, अजमेर और कन्नौज में शासन किया। हालांकि महाराजा पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक भारत में अपना राज जमाकर अपनी बहादुरी साबित नहीं कर पाया। पृथ्वीराज से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध की भावना से भर गया था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी एवं पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। वहीं काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने झुके नहीं और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे पर किसी भी तरह की सिकन नहीं थी। इसके साथ ही वे अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे, जिसके बाद गौरी ने उन्हें अपनी आंखें नीचे करने का आदेश दिया। लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गौरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। यही नहीं, आंखें जला देने के बाद भी क्रूर शासक मोहम्मद गौरी ने उन पर कई जुल्म किए और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। वहीं इससे पहले मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को जान से मार देने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण की खूबी बताई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी हंसने लगा कि भला एक अंधा कैसे बाण चला सकता है। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए तैयार हो गया।
वहीं इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद बरदाई के दोहे के माध्यम से अपनी अद्भुत कला दिखाई और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गौरी की दूरी और दिशा को समझते हुए मोहम्मद गौरी के दरबार में ही उसका वध कर दिया। ये दोहा कुछ इस प्रकार का था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने अपने दुश्मनों के हाथों मरने की बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। वहीं जब राजकुमारी संयोगिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान के वियोग में अपने प्राण दे दिए। आर्म्स एंड आर्मर ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया नामक किताब लिखने वाले जयवंत पॉल के मुताबिक आज भी अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी इलाके में मौजूद पृथ्वीराज चौहान की समाधि बहुत ही बुरी हालत में है। मोहम्मद गौरी के मरने के 900 साल बाद आज भी अफगानी और पाकिस्तानी उसे अपना हीरो मानते हैं और ये लोग मोहम्मद गौरी की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूते और चप्पल मारकर अपना गुस्सा निकालते हैं। आपको बता दें कि कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान के गजनी शहर में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इसका खुलासा किया तो समूचे भारतीय मीडिया ने इस बात को खूब बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता और क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत किसी ने नहीं की। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज की समाधि का अवशेष भारत वापस लाने का प्रण ले लिया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अवशेष भारत लाने का प्रण उस वक्त लिया था जब वे तिहाड़ जेल में चंबल की डाकू और बाद में सांसद बनी फूलन देवी के कत्ल के आरोप में कैद थे और उन पर उस वक्त इस कत्ल का मुकदमा चल रहा था। तिहाड़ जेल से फरारी के बाद उन्होंने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंचे, जहां से राणा ने बांग्लादेश में वीजा बनवाया और बांग्लादेश पहुंचे, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे। वहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानियों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 महीना गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल गई और वहां शेर सिंह राणा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का अपमान होते अपनी नम आंखों से देखकर बहुत भावुक हो गए, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। राणा ने बिना डरे अपनी जान हथेली पे लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपनी प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटना को अंजाम देने में शेर सिंह राणा को 3 महीने का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सकें। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की ये कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। 2006 में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से शेर सिंह राणा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल में भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नामक एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नामक एक बायोपिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया।